तो हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट, सरकार। क्या पढ़ना है अब हमें, सरकार। तो संविधान ने क्या बनाई, संविधान ने बनाई क्या बनाई, सरकार बनाई। ठीक है, सरकार भी आपको पता है दो टाइप की सरकार है। एक तो होती है यूनियन की गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार या संघ की सरकार, ठीक है, और एक होती है स्टेट की गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार। ठीक है, अब आप कहोगे हम क्या पढ़े। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, पॉलिटी, एक तो संघ की सरकार बनी और एक किसकी सरकार बनी, एक राज्य की सरकार बनी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो संघ की सरकार टॉपिक है, संविधान में दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं। एक तो था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और एक था संघ सरकार। ये दो टॉपिक पढ़ लिए तो समझ लो कि 80-90% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो ये लगभग सेम टॉपिक है, बस नाम चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा फोकस करना है इसके ऊपर, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, जप नाम के आशीर्वाद से इसमें बेसिक चीजें हैं वो अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो तो देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो सरकार हमारे पास दो प्रकार की है, दो टाइप की, एक संघ की सरकार है और एक कौन सी है, राज्य की सरकार है। एक कौन सी है, राज्य की सरकार है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये आपकी आएगी किस पार्ट के अंदर, संविधान के भाग 5 में, पार्ट 5 में। संविधान का जो आपका भाग 5 है उसमें है। और आर्टिकल की बात अगर मैं करूं तो पिछली क्लास में आप लोगों ने आर्टिकल 51 तक पढ़ा था और यहां पर 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, 52 से लेके 151 तक लगभग 100 आर्टिकल है। और अगर मैं पार्ट 6 की बात करूं तो पार्ट 6 आपको दिखाई देगा आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। दैट मीन आपके जो 237 आर्टिकल तक है, आपके 237 आर्टिकल तक आपको पार्ट 6 में ही कंप्लीट दिखाई दे जाएंगे। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। ठीक है, तो पार्ट 1 से शुरू करो और कहां तक जाओ, पार्ट 6 तक जाओ, तो आप देखोगे कि भाई 237 आर्टिकल तो यहीं पे समाप्त हो गए। बाकी के बचे कुचे जो भी लगभग आपके 100 आर्टिकल रह जाते, 100-150 आर्टिकल रह जाते, वो बाकी के 16 भाग में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दो टॉपिक पढ़ लिया तो निराला बाबा के आशीर्वाद से आपके ज्यादातर आर्टिकल कवर हो गए। ठीक है, तो अब आपको प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, अब आपको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इन्हीं दो चीजों के ऊपर। और इसमें भी कुछ नहीं है, आपने ये पढ़ लिया तो ये एज इट इज कॉपी है। दोनों क्या है, दोनों बाप बेटे, क्योंकि ये इसी से निकला है। ठीक है, तो समझ लो कि पिता को पढ़ लिया तो बेटा तो अपने आप राजी हो जाएगा। तो हम पार्ट 5 को फोकस करेंगे ज्यादा और पार्ट 6 एज इट इज होगा। ठीक, चलो तो एक बार आप लोग इस चीज को लिख लो, आप जान लो कि कौन से भाग में यूनियन है, कौन से पार्ट में यूनियन है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, कौन से आर्टिकल तक राज्य है। ठीक है, चलो ये लिख लिया। अब पार्ट 5 में और पार्ट 6 में भी चैप्टर बने हुए हैं। जैसे एक चैप्टर आपको प्रेसिडेंट का दिखाई दे जाएगा, राष्ट्रपति का, एक वाइस प्रेसिडेंट का दिखाई दे जाएगा, एक आपको पार्लियामेंट का दिखाई दे जाएगा चैप्टर, एक आपको सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर दिखाई दे जाएगा। तो हमें भी चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, हमें भी चैप्टर वाइज पढ़ना है कि सबसे पहले तो हम पति पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपति हमने टॉपिक पढ़ा, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपना कंप्लीट। ऐसे यहाँ पर गवर्नर पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा विधानसभा, विधान परिषद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीएम वगैरह के बारे में, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पढ़ लेंगे। वो पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। तो समझ लो कि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो आपका सिलेबस यहीं पर सिमटा हुआ है बस। अब बोलो सिलेबस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे सारी चीजें टाइम से होगी भाई, काहे टेंशन लेते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे चलेगी। तो आप लोग हेडिंग डालना, संविधान का भाग 5 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 भाग 5 संविधान का। ठीक है, तो संविधान का जो भाग 5 है उसको नाम दिया गया है क्या, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी सरकार है, संघ सरकार, संघ सरकार, संघ की सरकार, किसकी सरकार, संघ की सरकार। ठीक है, और आर्टिकल आपको पता है कितने आर्टिकल से कितने तक, 52 से लेके 151 तक। देखना अब, ठीक है, संघ सरकार को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
सरकार के आगे संघ लिखा हुआ, इसलिए यहां पर भी हर वर्ड के आगे संघ लिखा होगा। जैसे सबसे पहले आता है संघ की विधायिका, संघ विधायिका, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा यूनियन लेजिस्लेचर। क्या कहा जाएगा इसको इंग्लिश के अंदर? यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर, संघ की विधायिका। आपको पता है विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना। तो संघ की विधायिका में कौन कौन आता है? संघ की विधायिका में एक तो आपका आता है संघ की एलएस और एक संघ की आरएस। एलएस का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, लोकसभा, और आरएस का मतलब रॉयल स्टैग नहीं, आरएस का मतलब राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, सभा और राज्यसभा। ठीक है, चलो ये संघ की विधायिका में आएगा। दूसरा संघ की कार्यपालिका, दूसरा क्या है आपका? संघ की कार्यपालिका। क्या है दूसरा आपका? संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये कानून बनाती है और ये कानून को लागू करती है। और इसमें कौन कौन आएगा संघ की कार्यपालिका में? सबसे पहले आपका पति आएगा, मतलब प्रेसिडेंट आएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद अब ये मत बोलना कि सर जी हिंदी में भी लिख दो, भाई इनकी हिंदी आप लोगों को पता है। वीपी, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, फिर आएगा पीएम अपना, भाई और बहनों। ठीक है, फिर उसके मंत्री परिषद आएंगे, अमित शाह जैसे व्यक्ति भी यहाँ पर आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद आएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सब आएंगे, सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कौन आएगा? उसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल आएगा। क्या आएगा आपका? अटॉर्नी जनरल, जिसको आप लोग हिंदी में महान्यायवादी बोलते हो। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। ध्यान रखना हम लोग कौन सी सरकार पढ़ रहे हैं? संघ की सरकार। तो ये सभी के सभी व्यक्ति किस सरकार के अंदर आएंगे? संघ में आएंगे। अब आप कहोगे महाधिवक्ता ये सब कहाँ आएंगे? तो भाई ध्यान रखना ये राज्य में आएंगे। अभी हम लोग संघ पढ़ रहे हैं तो संघ के तरीके से इसको सोचना है, समझना है, जानना है। ठीक है, तीसरा देखो, संघ की कार्यपालिका हो गई। तीसरा होगा संघ की न्यायपालिका। क्या होगा? संघीय न्यायपालिका या संघ की न्यायपालिका। इसको कहा जाएगा यूनियन जुडिशरी। ठीक है, यूनियन जुडिशरी। ठीक है, संघ की न्यायपालिका। और ये जो संघ की न्यायपालिका, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा। क्या आएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आएगा। क्या आएगा आपका? सर्वोच्च न्यायालय आएगा। जल्दी से इसको उतार लो एज इट इज, ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होने हैं। ठीक है, जल्दी उतार लो भाई, जल्दी से इसको लिख लो भाई। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आप कहोगे संसद कहां गई? तो संसद में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और आपका पति आता है। तो इन तीनों चीजों को पढ़ के हम लोग संसद पढ़ लेंगे। तो एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना कौन सा टॉपिक है? प्रेसिडेंट। मैं इसको हटा देता हूं भाई, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते रहा करो और पूछते रहा करो मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट है, तो क्या चीजें होगी क्या नहीं होगी, तो पूछते रहा करो भाई। प्रेसिडेंट। अगला टॉपिक आपका आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आपका? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर बटे हुए हैं भाग 5 के अंदर। और उसके अंदर देखो राष्ट्रपति को लेकर जो जो चीजें है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? पहले तो मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। क्या आप कहते हो बार बार आर्टिकल ही पढ़ाता है? भाई एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर भी आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ एक आर्टिकल आप लोगों के लिए गायब कर दूं जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, क्या क्या चीजें हैं राष्ट्रपति को लेकर, सारी चीजें पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के अंदर, यूपी कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था। सबसे पहले ध्यान रखना आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति होगा भारत का एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट की मैं बात करूं तो आर्टिकल 52 में, कुछ आर्टिकल छोटे छोटे इसलिए आप उसको ध्यान में रखना। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। अब देखना भाई ध्यान रखना, राष्ट्रपति बहुत सारी बातें कही जाती है राष्ट्रपति के बारे में। एक तो कहा जाता है राष्ट्रपति को कि क्या
कि जो संघ की कार्यपालिका है, मतलब कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में है। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है, क्योंकि जब सेंसस शुरू होता है, जब जनगणना शुरू होती है, तो सबसे ऊपर नाम इनका आता है। संवैधानिक पद के अंदर सबसे ऊंचा पद पाया हुआ है। तो अगर राष्ट्रपति का पद देखा जाए तो हमारे यहाँ पर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद को बहुत ऊंचा बनाया गया है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भारत का प्रेसिडेंट जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। हमारे यहाँ पर पीएम के पास ज्यादा पावर है। पीएम के पास क्या है? ज्यादा पावर है, क्योंकि राष्ट्रपति जो काम करता है वो पीएम और उसके मंत्री की सलाह से करते हैं। सारी बातें आगे पढ़ोगे और सवाल उठे क्या राष्ट्रपति रबर की मोहर है जैसा किताबों में लिखा जाता है, तो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में क्या पावर है और ये पावर एक्चुअल में है किसकी। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना जो आर्टिकल 53 है उसमें बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, आपको पता है कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति में। तो लिख देता हूं मैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य है वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। हमारे यहां पर सिस्टम क्या है कि लोकसभा राज्यसभा ने कोई कानून बना दिया और जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो जब तक उस राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते वो कानून लागू हुआ नहीं समझा जाएगा, उस कानून को कानून नहीं मानेंगे। तो ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में? डैश करके लिख देगा, प्रेसिडेंट लिखेगा, पीएम लिखेगा, गवर्नर लिखेगा, सुप्रीम कोर्ट लिखेगा। तो ध्यान रखना किसके हाथों में? प्रेसिडेंट के हाथों में। और इसी के अंदर बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है मिलिट्री का, सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री, सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री। सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बताऊंगा भाई। सेना का सर्वोच्च कमांडर, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब हुआ किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू करना, युद्ध समाप्ति की घोषणा करना, ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। तो ध्यान रखना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में है, और दूसरा जो हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, इन सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब है कि जब कहा जाएगा ना कि जाओ मेरे लाल किसके ऊपर अटैक करो? पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, और वहां पर जब मिसाइल दागी जाएगी तो ध्यान रखना युद्ध शुरुआत करने की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 में पद है और आर्टिकल 53 के अंदर उसकी कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट डालता है। ठीक है, ऐसे क्या था, एक बार मैं एक जगह पर पढ़ा रहा था तो मैं पूछने लगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट डाला है? तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, कहा कि सर मौका मिला था लेकिन मैं वोट डालने नहीं गया। ठीक है, तो ऐसी बचकानी हरकतें मत करना। राष्ट्रपति है भाई, कोई आम व्यक्ति नहीं है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि कौन कौन वोट डालता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि इलेक्शन में कौन कौन वोटिंग करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हुआ एक समूह, एक निर्वाचक गण। ठीक है, निर्वाचक गण, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, निर्वाचक गण, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अंदर एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक निर्वाचक गण होता है, मतलब एक समूह होता है। वो व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालेंगे, वो व्यक्ति क्या करेंगे? राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर वोट डालेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि
कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर कौन कौन वोट डालेगा उसके बारे में आर्टिकल 54 में लिखा हो। चलो भाई अब आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे चीजों को समझते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इस समूह में कौन कौन होता है वो देखना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो इलेक्टेड मेंबर होंगे। कहाँ के, एलएस के और आरएस के। भाई एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार लोकसभा राज्यसभा नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं एलएस आरएस लिख देता हूं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे। दूसरा, राज्य की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, हर राज्य में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है और वहां के इलेक्टेड एमएलए, विधानसभा, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, जो मेंबर इलेक्टेड है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी के जो विधायक है जिनको आप लोगों ने वोट किया है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करेंगे, ठीक है। तीसरा कहोगे सर संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बोलो या संघ शासित प्रदेश बोलो, जहां जहां पर यूनियन टेरिटरी है वो सभी के सभी नहीं, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर क्या है विधानसभा है, यूनियन टेरिटरी जहां पर क्या है विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के मेंबर। तो ये बताना कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालेगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ भाई, अरविंद केजरीवाल के पास क्या पावर है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने की, जल्दी कमेंट करके बताना। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य मतलब जहां जहां पर यूनियन टेरिटरी के अंदर विधानसभा है उसके सदस्य, कौन से सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। कौन से मेंबर, इलेक्टेड मेंबर है। आप जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ, जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप आएगा या नहीं आएगा ये भी बताना भाई। जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप, एक चीज ध्यान रखना, हमारे यहां पर जहां जहां विधानसभा है, जहां जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और अगर वहां पर विधानसभा की सीटें है, जहां जहां चाहे कोई भी विधानसभा हो जहां पर विधानसभा की सीटें है तो ऑटोमेटिकली वहां के व्यक्ति भी वोट डालेंगे। ये चीज ध्यान रखना। कल की डेट को सरकार ऐसा करे, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में, हाँ बिल्कुल सही जवाब है भाई, सभी लोगों का सही जवाब है। हाँ, जहां जहां पर विधानसभा होगी वहां पर अगर विधायक है तो वो वोट डालेगा। कल की डेट को सरकार ऐसा करे, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली में, इनका एक ही नाम हो गया, यहां पर ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहां पर विधानसभा बना दे तो यहां के विधायक भी वोट डालेंगे। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली है, दिल्ली में 70 सीटें हैं आपको पता है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा के सदस्य, सीएम तो है ही है लेकिन विधानसभा के सदस्य, तो वो भी वोट डालेंगे। लेकिन खांसी वाले भाई साहब, मफलर वाले भाई साहब कहेंगे नहीं मैं वोट डालने नहीं आऊंगा। भाई साहब ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, कोई पर्सनली इनसे जुड़ा हो तो पर्सनली मत ले जाना, एक छोटा सा मजाक कर रहा हूँ। मतलब ये भाई साहब ऐसे व्यक्ति है कि मतलब भारत की बेइज्जती करवाने में कहीं पीछे नहीं रहते। क्या है कि होता क्या है कि जैसे कोई घरेलू काम होगा, कुछ ऐसे होगा, किसी फंक्शन में जाना हो पर्सनली, तो सूट बूट पहनकर एकदम तैयार होकर टंच बनकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, विधानसभा जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखना, ठीक है। राम रितेश सही कहा भाई आपने, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, जहां पर होता है भाई कोई फंक्शन वगैरह तो वहां पर सूट बूट पहनकर सब कुछ अच्छे से जाएंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उसके बाद शपथ समारोह हुआ, तो नरेंद्र मोदी उनकी कैबिनेट का शपथ समारोह था तो इनको बुलाया गया। तो भाई साहब ऐसी कंडीशन में, या फिर कोई विदेश मंत्री आने वाला हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला विदेश का, तो वहां पर जाएंगे सादे कपड़े पहनकर ठीक है, सादे कपड़े पहनकर उसका गमछा लगाकर और चप्पल के अंदर, ठीक है। तो भाई पर्सनली मत ले जाना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें हंसी मजाक चलता रहता है भाई, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना कि ये वो व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 54 में साफ शब्दों में कहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते। अगर कहीं पर भी नॉमिनेटेड मेंबर है, मनोनीत सदस्य है, तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे। कांटा लगा रहा हूं भाई मैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, कांटा लगा रहा हूं, ठीक है, ये क्या कर रहा हूं मैं, कांटा लगा रहा हूं। नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेंगे। अगर हमारी लोकसभा में, अब तो सीटें समाप्त कर दी है, लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है, इवन अगर विधानसभा में भी कोई नॉमिनेट है आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग, तो वो वोट नहीं डालेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। किसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और कौन वोट नहीं डालेगा, जो विधान परिषद जो होती है, पहला तो ये वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, जो विधान परिषद होती है, जहां जहां पर विधान परिषद है, जहां जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां के मेंबर भी वोट नहीं डालेंगे। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं डालेंगे। तो एग्जाम में कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है राष्ट्रपति के और कौन कौन नहीं है, ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि ये वोट डालेंगे और ये लोग वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। अच्छा, नॉमिनेटेड मेंबर बता देता हूं, प्रीति झा, टेंशन ना लो। लोकसभा के अंदर, हमारी लोकसभा के अंदर पहले, अभी तो उसको हटा दिया गया है, लेकिन आप समझ लो उसको, पहले हमारी लोकसभा के अंदर 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। एंग्लो इंडियन कौन होते थे, जिनके पिता या पिता की तरफ से कोई एक यूरोपियन हो और जिनकी मां कौन हो, इंडियन हो। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आप लोगों ने, जब मैंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि यूरोप के पुरुष, मतलब पुर्तगाल के पुरुष जो की महिलाओं के साथ शादी कर रहे थे और उसने सती सिस्टम को बैन किया था। तो वो एक पूरा का पूरा ग्रुप चलता आ रहा था। तो ये जो एंग्लो इंडियन होते थे, ये नॉमिनेटेड होते थे, इनको, ये इलेक्शन नहीं लड़ते थे, भारत का राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता था। कहां पर, लोकसभा के अंदर। वो सीटें हालांकि समाप्त कर दी, 2 सीटें थी। एक तो लोकसभा में ये हो गई। राज्यसभा में 12 सीटें हुआ करती थी। किसकी, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग 12 सीटें हुआ करती थी। किस किसकी, आपको बता देता हूं। लिटरेचर, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इनसे जुड़े हुए व्यक्ति होते थे। जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर का अगर नॉमिनेशन है राज्यसभा में, तो वो इलेक्शन के लिए वोट नहीं कर सकता राष्ट्रपति के लिए। तो ये 12 मेंबर राज्यसभा के अंदर, 2 मेंबर लोकसभा के अंदर, तो इनको पावर नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने की, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्रीति झा आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। चलो भाई, तो एक बार कमेंट करके मेरे को जल्दी से बता दो कि वो 2 कौन है, वो कौन है 2 महानुभाव, मतलब 2 कौन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। देखो, आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है कौन नहीं है वो याद रख लेना। जल्दी कमेंट करके बता दो भाई कि वो 2 कौन कौन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट, मेंबर, नॉमिनेटेड एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई वाह, सभी के सभी का सही